नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय का 9वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। यह पाठ जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित है। परिचय देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनका मृत्यु 1978 में हुआ है। परिचय में लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। देखो, जगदीश चंद्र माथुर जी जो है वो एक वरिष्ठ साहित्यकार है। वरिष्ठ मतलब बड़े, उम्र से भी बड़े, और साहित्य क्षेत्र में भी वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। वह संस्कृति प्रधान पुरुष थे। उन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है और आकाशवाणी में काम करते हुए उन्होंने हिंदी इस भाषा की लोकप्रिय बनाने का काम इन्होंने किया है। और उनके प्रमुख कृतियाँ है कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया इत्यादि। ये सब उनकी प्रमुख कृतियाँ है। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या लिखा है। गद्य संबंधी में लिखा है, प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। इस पाठ में नारी का शिक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है यह लेखक हमें बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाठ में लेखक ने क्या लिखा है। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में पात्र परिचय क्या है वो देखेंगे। उमा सुशिक्षित युवती। ये उमा जो है वो पढ़ी लिखी युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर एक युवक है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। रतन जो है, ये रतन रामस्वरूप का नौकर है। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा रखा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहा है? रतन तक बिछाता है। हे। देखो, रामस्वरूप और जो रतन है वो दोनों एक तख्त को उठाकर लेके आ रहे। तख्त मतलब एक लकड़ी का छोटा सा जिस पे हम बैठ सकते हैं, ऐसा हम उसको एक प्रकार का बिस्तर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का तख्त वो उठाकर बाहर लेके आ रहे थे, दूसरे कमरे में रख रहे थे ताकि जो अतिथि आने वाले हैं उनको बैठने के लिए। और यह रामस्वरूप रतन को बोलता है, अबे धीरे धीरे चलना, यह तख्त ऊपर मोड़ दे। तो ये रतन बोलता है, बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप को गुस्सा आता है, वो बिछाने के लिए लाया है तो ऐसा क्यों पूछ रहा है? वो बोलता है, और क्या हमने उसको क्या इधर उधर फेंकने के लिए लाया है क्या? वो जब अक्ल बांट रहे थे भगवान, तब तू कहाँ गया था? तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब पूछ रहा है। यहाँ पर ये हम पसीना बहा रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? तो ये रतन जो है ये तक बिछा देता है और हंसने लगता है, हा। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तक पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है।
खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का रामस्वरूप, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। देखो क्या हुआ है यहाँ पर कि रामस्वरूप जब वो तख्त को बाहर लेके आता है रतन के सहारे, उसे रखता है और रतन को बोलता है, अंदर बीवी जी के कमरे में जो हारमोनियम और सितार है वो दोनों जल्दी लेके आ। रतन जाता है, तब प्रेमा पूछती है, तुम ये सब कर रहे हो पर तुम्हारी जो लड़की है, लाडली लड़की है, वो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाकर बैठना मतलब क्या, नाराज होना, वो नाराज है। तो रामस्वरूप पूछता है क्या हुआ, तो प्रेमा बोलती है कि तुमने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके लेके आना नीचे। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, तुम उमा के पास जरा देखो, उसको बोलो जरा करीने से आए। करीने से आए मतलब ढंग से आना, मतलब जो अतिथि आने वाले हैं उनके सामने जरा ढंग से पेश आना। और क्योंकि ये लोग जो देखने आने वाले हैं वो ऐसे ही है, जरा हटके अलग ही है। खुद पढ़े लिखे हैं वो लोग। उनके जो लड़के का जो पिता है वो खुद वकील है, सभा सोसाइटी में जाता है, पर वो चाहता है कि जो मेरे बेटे की बहू, मेरे बेटी की जो पत्नी बनेगी, मेरी बहू जो बनेगी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। रामस्वरूप समझाता है प्रेमा को। तब प्रेमा बोलती है ये हुआ लड़के के पिता का, पर लड़का क्या चाहता है, लड़का कैसा है। तो रामस्वरूप बोलता है बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, क्योंकि लड़का भी बीएससी पढ़ा हुआ है, लखनऊ में पढ़ा हुआ है, और वो वकील जो मेडिकल कॉलेज में वो अभी पढ़ रहा है, मतलब डॉक्टरी की शिक्षा ले रहा है। और वो कहता है कि ये जो शादी जो है एक सवाल है, एक तरफ उसे देखा जाता है, और पढ़ाई का दूसरा है, पढ़ाई एक दूसरा है। तो क्या करूं, मजबूरी है। मतलब ये लड़का भी थोड़ा सा टेढ़ा ही है। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब के सामने, की ओर रुख करना। तो होकर बोलता है, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन मतलब यहाँ पर अर्थ है अंतर। मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। देखो क्या होता है, जब सब घर में तैयारी चालू रहती है रामस्वरूप की, तभी रतन वहाँ पर आता है और बोलता है बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में बोलता है। तो रामस्वरूप को पता चलता है कि रतन धीरे से बोल रहा है, मतलब मेहमान आए हुए हैं। वो दरवाजे से झांककर देखता है और वो देखता है कि ये जो गोपाल प्रसाद और शंकर है वो दोनों आ चुके हैं। तो वो धीमी आवाज में अपने पत्नी को बोलता है कि उमा को समझा बुझा कर लेके आना और उसको बोलना थोड़ा सा गा भी देगी वो। मेहमान आते हैं तो उनको वो आदर तित्यार्थ करता है और बोलता है आइए आइए बैठिए, आपको घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना।
तब गोपाल प्रसाद बोलता है, जरा खक्का कर बोलता है। खक्का कर मतलब गले में से जो कफ निकालते हैं उस प्रकार से वो करके गले में से आवाज़ निकालता है। और वो बोलता है कि घर ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई क्योंकि तांगे वाला जानता था ये रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो रामस्वरूप बोलता है, तो रामस्वरूप शंकर के पास देखता है और बोलता है कि तो कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है। तब तो शंकर बोलता है कि छुट्टियां वगैरह नहीं है, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, पर वीकेंड जब होता है तब मैं चला आता हूँ, सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है तब मैं चला आता हूँ। तो रामस्वरूप बोलता है कि अभी आपका कोर्स ख़त्म होने को अभी साल भर रहा होगा ना, अभी एक साल रहा होगा ना। तो शंकर बोलता है जी हाँ, कोई एक दो साल। तो रामस्वरूप टेंशन में आ जाता है, बोलता है साल 2 साल ये कैसे। तब शंकर बोलता है हाँ जी, 1 साल कभी कभी मार्जिन रखना पड़ता है। मार्जिन रखना मतलब 2 साल में गैप रखना, अंतर रखना। तो गोपाल प्रसाद उधर बैठा होता है, उसको ये बात पसंद नहीं आती है, तो वो अपना आवाज़ का तरीका बदलता है और बोलता है कि मतलब उसका बोलना ये होता है कि हम लोग इधर बिजनेस करने के लिए आए हैं क्या। तो वो बोलता है अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। मतलब वो उसका मानना है कि मैं लड़की देखने आया हूँ और आप जिस प्रकार बिजनेस के रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे बच्चे से पूछ रहे हैं, इसलिए गोपाल प्रसाद को कुछ अच्छा नहीं लगा। रामस्वरूप कहता है चौंक कर बिजनेस, फिर समझ जाता है और बोलता है ओहो अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार। तो रामस्वरूप बोलता है तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अंदर जाते हैं गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपके विलायती चाय पसंद है या आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। विलायती मतलब विदेशी। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो, जब गोपाल प्रसाद इस मीटिंग को बिजनेस का नाम देता है तो रामस्वरूप चौंक जाता है और वो बोलता है बिजनेस। फिर वो खुद ही समझ जाता है और उसको पता चलता है कि मैं बिजनेसमैन जैसे उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये गोपाल प्रसाद को पसंद नहीं है। और इसलिए वो बोलता है रुकिए ज़रा, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आता हूँ। गोपाल प्रसाद बोलता है कि ये सब तकल्लुफ करते हैं क्या। तो ये बोलता है तकल्लुफ किस बात का, मेरी बहुत बड़ी तकदीर है कि आप मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाना मतलब आसन ग्रहण करना। और गोपाल प्रसाद जब ये रामस्वरूप जो है वो चाय और नाश्ता लाने के लिए अंदर के रूम में जाते हैं, तब गोपाल प्रसाद जो है अपने लड़के को बोलता है क्या हुआ। तो शंकर बोलता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद बोलता है अरे फिर तू झुक के क्यों बैठा है, हम ब्याह करने के लिए आए हैं और तुम कमर सीधी करके बैठो ना। तुम्हारे दोस्त मुझे हमेशा कहते हैं कि शंकर की बैकबोन है। बैकबोन मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ये तब अचानक क्या हो जाता है कि रामस्वरूप वहाँ पर ट्रे लेकर आ जाता है और वो मेज पर रखता है। तो गोपाल प्रसाद बोलता है आखिर आप माने नहीं। मतलब वो बोलता है कि हम बात कर ले, पर ये पहले खिला पिला रहा है, इसलिए वो बोलता है आखिर आप माने नहीं, चाय लेके आए। तो रामस्वरूप बोलता है कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी।
मतलब वो क्यों पूछता है, ताकि मैं उस प्रकार से बना दूँ। तब ये जो गोपाल प्रसाद है वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप एक काम करो कि एक आधा कप जो है वो उसमें दूध डालो, और बचा आधा कप है उसमें चाय डालो, और उसमें शक्कर जरा ज़्यादा डालो, चीनी जरा ज़्यादा डालो। तब शंकर अपने बाप को दूसरे के घर में इस प्रकार से व्यवहार करते हुए देख वो बोलता है, जरा अलग एंगल से बोलता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। मतलब वो थोड़ा सा मराठी में बोलता है ना, टोमना देने, उस प्रकार वो अलग तरीके से अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। देखो क्या होता है कि शंकर के कहने पर जो गोपाल प्रसाद है वो भी चाय पीते हुए बोलता है कि सरकार को जो चाहिए आमदनी लगाने दो, पर सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तब रामस्वरूप पूछता है वो क्या, कौन सा टैक्स। तब गोपाल प्रसाद बोलता है कि खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। देखो यहाँ पर ये जो बातचीत है अलग ही एंगल से चालू हो गई है। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ये जो गोपाल प्रसाद और शंकर है वो लड़की देखने आए हैं, पर अलग ही प्रकार से वो बोल रहे हैं। तब जब वो गोपाल प्रसाद बोलता है जो अलग ही प्रकार का टैक्स लगाना चाहिए, तो रामस्वरूप पूछता है वो कौन सा। तब गोपाल प्रसाद बोलता है खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए, और सब हंसते हैं। तो वो बोलता है मजाक नहीं साहब, ऐसा टैक्स अगर लगाएंगे तो कोई चू भी नहीं करेगा, सब लोग टैक्स देंगे ही, क्योंकि सबको खूबसूरत रहना पसंद है। तब रामस्वरूप जोर से हंसता है और बोलता है बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि खूबसूरती पर कोई सवाल भी नहीं रखेगा, और लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता, हमारे ज़माने में कभी भी यह सवाल ही उठता नहीं था। तब वो अपने जो तश्तरी है गोपाल की तरफ बढ़ाता है और समोसा लेने के लिए कहता है। वो बोलता है लीजिए। तो गोपाल समोसा उठते हुए बोलता है कि कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप बोलता है आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर बाबू से पूछता है आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो शंकर बोलता है किस मामले में। रामस्वरूप बोलता है यही कि शादी तय करने के लिए खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। मतलब शादी तो करनी है, पर उसमें कितना परसेंटेज हम खूबसूरती को महत्व देते हैं। तब गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलता है कि यह बात दूसरी है। ये जो रामस्वरूप है उसको बोलता है ये बात दूसरी है, खूबसूरती है ना, ये बात दूसरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। निहायत मतलब अत्यधिक है, वो तो जरूरी है, पर जायचा मतलब उसका लड़की का जन्मपत्र या कुंडली तो मिल ही गया होगा। ये गोपाल प्रसाद है, ये पूछता है। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए।
शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। राम स्वरूप, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा दे ना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा? रामस्वरूप जरा सबका कर। जी वह पिछले महीने में उसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? देखो क्या होता है कि जब गोपाल प्रसाद पूछता है ये जायचे मतलब कुंडली मिली है क्या नहीं, आपने देखा है क्या? रामस्वरूप बोलता है ये कुंडली का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, खुद मिल गया। तब शंकर हंसता है, पर गोपाल प्रसाद जरा गंभीर हो जाता है। वो बोलता है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिलाई का काम आएगा तो बस है। तो रामस्वरूप क्या करता है, वो भी मान लेता है उनकी बात, और वो जो मेज है उसको जरा बाजू में करके दरवाजे से अंदर आवाज़ देता है, अरे जरा पान भिजवा देना। तो उमा वो पान का डिब्बा जो है वो लेके आती है, और जब वो आती है तब उसका घूंघट थोड़ा उड़ जाता है, उसके वजह से उसके नाक के ऊपर रखा हुआ जो चश्मा है वो शंकर और गोपाल प्रसाद को दिखाई देता है। इसलिए दोनों चौंक जाते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं चश्मा। तो राम प्रसाद जरा डर कर ही बोलता है कि हाँ पिछले महीने उसकी आँख दुखने लगी थी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद जरा हटकर बोलता है ये पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना इसको चश्मा लगा। तो देखो रामस्वरूप क्या बोलता है। रामस्वरूप, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया था ना। गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है ही नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक हाथ गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है क्या? देखो क्या होता है कि जब ये जो गोपाल प्रसाद है वो पूछता है कि ये बेटी ज़्यादा सीखी लिखी नहीं है ना, इसको चश्मा है तो ये पढ़ाई की तो बात नहीं है ना। तो रामस्वरूप बोलता है नहीं, वो पढ़ाई वढ़ाई की कोई बात नहीं, मैंने अर्ज किया था। तो गोपाल बोलता है ठीक है, वो संतुष्ट हो जाता है और उमा को बोलता है बैठो बेटी। तब रामस्वरूप उमा को बोलता है हाँ, उस तख्त पर जो बाजू में रखा हुआ तख्त है जहाँ पर तुम्हारा बाजे रखे हैं उसके पास बैठो। तो उमा बैठती है और गोपाल प्रसाद बोलता है कि लड़की के चाल में तो कुछ खराबी नहीं है और चेहरे पर भी छवि है, मतलब खूबसूरत है, पर कुछ गाना बजाना भी सीखी है क्या तुम्हारी लड़की? तब रामस्वरूप बोलता है हाँ, सितार भी बजाती है और बाजा भी बजाती है। और वो उमा को बोलता है उमा जरा एक आध गीत तो सुनाओ। तो उमा जो
संत मीराबाई है, उनका मशहूर जो भजन है मेरे तो गिरधर गोपाल, यह गाना वो बोलने लगती है। और बोलते बोलते उसकी आँख शंकर से मिलती है तो एकदम से चुप हो जाती है। तो राम स्वरूप उसको पूछता है क्या हुआ, गाना पूरा कर लो ना। तो गोपाल प्रसाद बोलता है नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, बस हमने उसका गाना सुन लिया और आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है। उमा सितार रखती है और अंदर जाने को लगती है। तो गोपाल प्रसाद बोलता है अभी ठहरो ना बेटी, अभी और तुमसे बात करनी है। तो राम स्वरूप उमा को बोलता है कि थोड़ी देर और बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ। तो गोपाल प्रसाद उमा से पूछता है कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी हुई है क्या? राम स्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाला, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद हो, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं। राम स्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल से हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो राम स्वरूप है वो बोलता है कि जब वो गोपाल प्रसाद पूछता है कि आपकी बेटी को पेंटिंग वेंटिंग भी आती है, तो बोलता है, राम स्वरूप बोलता है अरे हाँ, मैं तो आपको बोलना भूल ही गया, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। वो दीवार पर जो टंगी हुई तस्वीर है कुत्ते वाली, वो तो इसी ने बनाई है, और वो दूसरे दीवार पे है वो भी। तो गोपाल प्रसाद बोलता है यह तो बहुत अच्छा है, पर सिलाई वगैरह जानती है क्या आपकी लड़की? तब राम स्वरूप बोलता है सिलाई का जिम्मा तो पूरे घर का जिम्मा इसी के ऊपर है, मेरी कमीज भी उसने ही सिलाई हुई है। तो गोपाल प्रसाद बोलता है ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं क्या? ऐसा वो पूछता है तो उमा चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। तो राम स्वरूप भी उसको इशारे करते हुए बोलने के लिए कहता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाती। तब राम स्वरूप बोलता है जवाब दो उमा। और वो तभी उमा शांत रहती है। तो राम स्वरूप भी बोलता है कि उमा जरा शर्मा रही है, इनाम तो उसने, ऐसा बोलने ही लगता है। तो जरा रुकी आवाज में गोपाल प्रसाद बोलता है लड़की को भी कुछ बोलना चाहिए ना, उसको बोलने दो। तब राम स्वरूप उमा को बोलता है आप भी कुछ बोलो ना, जवाब दो। तब उमा बोलती है क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी और मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी और मेज से कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना, ऐसा वो बोलती हो। मतलब ये जो कुर्सी और मेज बेचने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ दिखा देते हैं कुर्सी और मेज कैसे है। कुर्सी और मेज से कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाते, वो कुछ बताते नहीं है, वो सिर्फ दिखाता है। और दुकानदार सिर्फ वो कुर्सी और मेज दिखाता है, और खरीदार जो है वो दुकानदार से पूछता है। तो पसंद आ गई तो ठीक, नहीं तो, ऐसा बोलती है। तभी राम स्वरूप कहता है, चौंक कर खड़े हो जाता है और बोलता है उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा
तेज आवाज में। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों को हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि उमा को गुस्सा आ जाता है और उमा अपने मन में बोल देती है, मन का की बात है वो बोलती है। वो समझ जाती है कि वो बहुत नापतोल कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, इनको लड़की की ज़रूरत नहीं है तो घर में नौकरानी की ज़रूरत है, इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए उमा बोलती है कि ये मेज और कुर्सी बेचते हैं तो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। तब रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं और वो उमा को ही डांटने लगते हैं। तब उमा बोलती है कि बाबूजी मुझे बोलने दो अभी। तब गोपाल प्रसाद बोलता है कि आपने मुझे क्या इधर मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाया है क्या? तब उमा बोलती है हाँ बुलाया है। हमारी जो बेइज्जती कर रहे हैं आप, इतना देर से नापतोल कर रहे हैं, वो क्या है? तब शंकर को गुस्सा आ जाता है और शंकर अपने पिताजी से, गोपाल प्रसाद से बोलता है कि यहाँ से चलिए। तो गोपाल प्रसाद पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी लिखी हुई है? उमा को पूछता है। तो रामस्वरूप चुप हो जाता है, पर उमा बोलती है कि हाँ मैंने कॉलेज पढ़ी हुई है, मैंने बीए पास किया है और मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। आपके पुत्र जैसी नहीं हूँ, आपके लड़के जैसी नहीं हूँ मैं। आपका लड़का कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करता है और कायरता दिखाता है, और मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है तो है, लेकिन आपके पुत्र से, आपके बच्चे से, आपके बेटे से पूछिए, एक नौकरानी के पैर पड़कर अपना मुंह छिपाकर वो भागा था, किस प्रकार भागा था, वो आपके बेटे से पूछिए। देखो यहाँ पर उमा बहुत गुस्सेल हो गई है और वो बिंदास अपने मन की बात कहती है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता है पढ़ना लिखना क्या बुरी बात होती है क्या? उमा ने तो पढ़ाई लिखाई की थी, फिर भी उसको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ रहा था। इसलिए उमा गुस्से में आकर ये रामस्वरूप को और गोपाल प्रसाद को सुनाती है। तभी रामस्वरूप उमा को चुप करने के लिए बोलता है। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। देखो क्या होता है कि जब उमा गुस्से में सब सुनाती है तब रामस्वरूप उसको चुप करना चाहता है, पर गोपाल प्रसाद खड़े होकर बोलता है कि रामस्वरूप, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ दगा किया है, क्योंकि मैंने जब आपको पूछा था तब आपने मुझे बताया नहीं आपकी लड़की बीए पास है। आपने तो मुझे सिर्फ यही बताया था कि आपकी बच्ची मैट्रिक पास है। मैट्रिक मतलब 10वीं, सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी लिखी है, इतना ही बताया था। और वो यह बोलकर दरवाजे की तरफ निकलते जाने के लिए, तब उमा गुस्से में बोलते हैं, जी हाँ ज़रूर जाइए, निकल जाओ यहाँ से, पर लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगा लेना कि आपके बेटे के रीढ़ की हड्डी है या नहीं, ये ज़रा पता करो। और ज़ोर से बोलती है, रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। देखो यहाँ पर उमा बोलती है, उमा का यहाँ पर कहना है कि लड़के मुंह उठाकर लड़की की देखने के आते हैं, लड़की देखने के बाद उसको बहुत सारे प्रश्न
पूछते हैं और उनको लड़कियों में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो गोरी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, बहुत सारे उनके मन में ख्यालात होते हैं। पर लड़की की बाजू कोई समझ ही नहीं लेता और लड़की को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं। तो इसलिए उमा इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो बोलती है कि आप आपके बेटे को लेके जाओ और उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं ये देखो, वो किस तरह का इंसान है, वो आप समझ लो, सोच लो। और आप उसको लड़की देखने को दिखाने को लेके जा रहे हो, पर आपके बेटे में क्या कमी है, वो कैसा लड़का है वो तो देखो। आपको लड़की परिपूर्ण रीते आपको जैसी चाहिए वैसी चाहिए, पर आपका लड़का कैसा है ये भी आप देख लेना। ये जो पाठ है भोर का तारा एकांकी संग्रह से लिया हुआ है। धन्यवाद।